सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी का फिजिक्स का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि ग्रुप ए के लिए वैलिड है। ठीक है, तो फिजिक्स के ग्रुप ए के हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आप सभी के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है। और मैं आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने एक टॉप सरकारी कॉलेज लिया है, वैसे भी आप सभी भी एक टॉप सरकारी कॉलेज में आराम से आ सकते हो। तो मैं यूपी की एक टॉप सरकारी कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और आप सभी तक यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। चैनल से बने रहिए, आप सभी को सारी चीजें वन बाय वन करके बताएंगे और बहुत सारी तैयारियां, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग, सब कुछ बताएंगे वन बाय वन। चैनल से बने रहिए, आप सभी को बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा और शायद अगर हमारे कॉलेज में आप सभी आएंगे तो आप सभी के लिए बल्ले बल्ले होगा। फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। इसको हम थोड़ा सा आप सभी के सामने जूम कर लेंगे, जिससे आप सभी को सारी चीजें वन बाय वन क्लियर हो पाएंगी। पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी जब एक लाइन, जिस लाइन पर आप सभी सारी चीजों को बनाते हैं, जिस पर आप सभी का पूरा लेंस होता है, ठीक है, या दर्पण होता है, ठीक है, तो वो कौन सा लाइन होता है, इसका क्या नाम होता है बच्चों? इसका इसका क्या नाम होता है? तो इस लाइन का ही नाम है आप सभी का मुख्य अक्ष। ठीक है, बहुत सारी स्टेटमेंट देखा होगा कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली रेखा के समांतर होता है, मुख्य अक्ष के फोकस पर है। ठीक है, तो यहीं पर फोकस है, यहीं पर आपका सेंटर है। ठीक है, और ये आप सभी का लेंस है, जैसे मैंने आप सभी को दिखाया है। ठीक है, तो एक सॉरी, यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, चाहे दर्पण की बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है, काम एक ही है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप सभी का पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो गया है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा आज का हमारा क्वेश्चन होगा, वो हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप सभी पिछली क्वेश्चन से अगर इसको मैच कराएंगे तो इजीली आप सभी का मैच हो पाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर से, जो आप सभी के मैंने बताया कि वहां पर मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण किससे होकर गुजरती है? तो मैंने आप सभी को बताया कि स्टेटमेंट में इसे आप याद कर लेना, मुख्य फोकस। ठीक है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो समांतर किरण होगी, ठीक है, वो आप सभी के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दो क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया। तीसरा, जब एक वस्तु को इनफाइनाइट में रखा जाता है, अनंत में रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। मैं बता दूं कि लाइट चैप्टर से कम 8 क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर के मैंने प्लेलिस्ट बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है, ठीक है, इन्फिनिट में रखा जाता है, और उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार, मैं आप सभी को पहले स्टार्टिंग में उत्तल दर्पण के बारे में बता दूंगा आप सभी को। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है सिर्फ दो तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरीके से बनता है। पहला तो इन्फिनिट पर रखा जाएगा, दूसरा इन्फिनिट के बाद। इन्फिनिट के बाद वो कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? एक इन्फिनिट के बाहर रखा जाएगा और एक इन्फिनिट के बाद, वो किसी भी पॉइंट पर उसको रखा जा सकता है। तो इन्फिनिट पर जब रखा जाएगा, इन्फिनिट के बाहर जब रखा जाएगा, तो जो उसका नेचर होगा, किसका? आपके उत्तल दर्पण का, उसको ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता चल पाएगा। जो आप सभी का प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ बनेगा? वो बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, पहले वाले के बता रहा हूं, जब आप सभी के इन्फिनिट वाला है, ठीक है, इन्फिनिट के पीछे, इन्फिनिट के आगे रखा जा रहा है। ठीक है, और जो साइज होगा उसका, वो होगा बिंदुवत साइज। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु का आकार। ठीक है, यहाँ पर बिंदु का आकार आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इरेज नहीं हो रहा है, बट मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, अब मैं दूसरा कंडीशन भी आप सभी को लगे हाथ बता दूं, जब आप सभी के ध्रुव, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएगी, जितनी भी चीजें ली जाएंगी, वो ध्रुव से ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव से ली जाएंगी। ठीक है, पोल से। तो अगर आप सभी का इन्फिनाइट के बाद कहीं पर भी ध्रुव के बीच में रखा है, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, पॉइंट, बिंदुवत नहीं बनेगा, पॉइंट तो नहीं बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा।
और वो भी छोटा कैसे बनेगा, काफी स्मॉल बनेगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उत्तल दर्पण की बात, उसको ध्यान से सुनिएगा, जो आप सभी के काम में आएगा वो आएगा कि जो इसका नेचर होता है, इसका जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा, प्रतिबिंब का जो नेचर होगा, वो दोनों ही कंडीशन में कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नेचर, प्रतिबिंब का नेचर आभासी तथा सीधा होगा। ये आप सभी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जड़ से परावर्तन कोण की जड़ का अनुपात स्थिर होता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, बराबर 1n2, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया है। अब हम मेलस का नियम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी को स्टीफन का नियम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आप सभी को पास्कल लॉ बताने की कोशिश करेंगे। याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, P बराबर F/A, ये आप सभी का पास्कल लॉ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, पास्कल लॉ समझ में आ गया आप सभी को। अब मेलस का नियम सुन लीजिए। ठीक है, मेलस का नियम जो होता है I प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्टीफन का नियम मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। स्टीफन का नियम होता है E प्रोपोर्शनल t की पावर 4। अगर जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो E बराबर, ये आप सभी का स्टीफन नियतांक है, और t की पावर 4। स्टीफन नियतांक की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये होता है W यानी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, इतना मुझे लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड था, जो कि आप सभी को बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा अब तक की जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? ठीक है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, आप सभी सोचिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। मैं आप सभी को बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो जो आप सभी का हीरा होता है, ठीक है, हीरा ऑप्शन नंबर सी जो है, उसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हीरे के बारे में कुछ और खास बात बता दूं तो यह सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है। लिख दे रहा हूं आप सभी के स्क्रीन पर, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बड़े बड़े कांच को चिराई करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे हीरा पकड़ोगे, हीरा की नोक जो है, नोक यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर खींच दोगे, पूरा का कांच कट जाएगा। ठीक है, ये हीरे के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दी। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक गोलाकार लेंस है। ठीक है, गोलाकार लेंस है, इस वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाएगा बताइए? दृष्टि केंद्र बिल्कुल नहीं, ध्रुव बिल्कुल नहीं, मुख्य फोकस बिल्कुल नहीं, तो क्या कहा जाएगा? एक सिंपल सा यहाँ पर पॉइंट कह सकते हैं इसको, या होल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, आंख का नेत्र पटल है। ठीक है, आंख का जो नेत्र पटल है वो लेंस है, बिल्कुल नहीं है। वस्तु है, बिल्कुल नहीं है। छिद्र है, बिल्कुल नहीं है। तो आंख का नेत्र पटल फिर क्या है? आंख का नेत्र पटल जो है प्रकाश का संवेदन पटल है। ठीक है, ये थोड़े से अजीब क्वेश्चन है दोनों, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है, कभी आप सभी उसे भी समझ लो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हुआ है, सारी हो गई क्लियर बात। चलिए, अब आंख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष ये तो खत्म हो जाती है जब आपकी दृष्टि खत्म हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में आप सभी को दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक सुविधा कहेंगे। ठीक है, एक सुविधा कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को मैंने पहले ही बता दिया। जब उम्र बढ़ने के साथ होगा तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। कोई भी एज में आप सभी को दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। कोई भी उम्र हो, आप सभी को अगर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, ठीक है, तो वो आप सभी की दूर दृष्टि दोष के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष,
और निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इस बात में आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है तारे की टिमटिमाहट का क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तारे की टिमटिमाहट का क्या कारण है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो तारे की टिमटिमाहट का कारण है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की टिमटिमाहट हमेशा हमको पता लगती है, एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं है। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोलाइडल कण की बात आ जाए तो आप सभी को टिंडल इफेक्ट देख लेना है, कहां पर है, जहां पर होगा टिंडल इफेक्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की घटना है वो एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, ये आप सभी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप सभी अभी मुझे लगता है कि सेकंड सेमेस्टर में अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दोनों नियम। ठीक है, ठीक है, मैं फार्मूला बता देता हूं, E बराबर -N d∅/dt। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आगे की वीडियोस में मैं आप सभी को इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है ढंग से बताऊंगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण को कहा जाता है, जो आप सभी शादी में देखे होंगे, बिल्कुल यही जनरेटर। ठीक है, जो आप सभी के ऐसे ही लटका होता है, यहाँ पर पंखा उंखा लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप सभी का जो विद्युत उत्पन्न करता है, यानी लाइट कट जाए या ना कट जाए लेकिन तुम्हारी शादी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो इक्विपमेंट जो यूज करते हैं वो जनरेटर ही यूज कर रहे हैं आजकल आपकी शादियों में। ठीक है, चलिए, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल रो एल बाई ए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर जो R प्रोपोर्शनल है वो L के है। यहाँ क्या कह रहा है, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो R बराबर 2L, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसको बराबर करने के लिए इसे भी दो गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे लगता है प्यार से समझ में आ गया होगा। 15वां क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उसका जो फार्मूला होता है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप सभी का समांतर क्रम में होगा तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक की जो विद्युत धारा होगी परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होगी जब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 1/R करोगे तो वो ऊपर नीचे चला जाता है, इससे कैलकुलेशन में आप सभी समझ सकते हैं कि वो जो होगा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फार्मूला है, एक शानदार सा फार्मूला है, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा दी जाती है H बराबर I² RT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट है और बहुत न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से आते हैं, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर है, 1 वाट विद्युत शक्ति जो है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, चलिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और मजे भी आएंगे। एक ब्रेड टोस्टर आपने सुना है, विद्युत इस्त्री, कपड़ा प्रेस करने वाला, जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं की बजाय, ठीक है, शुद्ध धातुओं की बजाय इसमें हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। क्यों मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, इसलिए क्यों उपयोग करते हैं पहले ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोधकता, इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है ये होती है किसके, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, यानी अगर रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्या होगा कि ऐसे जो वस्तु है, ठीक है, इनकी जो है रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इनमें टेम्परेचर अच्छा होगा। तो टेम्परेचर के लिए तो बच्चों इसे यूज कर रहे हो, कपड़ा का प्रेस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी जो है वो जब अधिक होगी तो टेम्परेचर अच्छा होगा, इसीलिए मिश्र धातु को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 अगर आप सभी की स्क्रीन पर 19 तो दिख नहीं रहा है, 21 आ गया है। ठीक है, चलिए, एक परिनालिका के अंदर शक्तिशाली चुंबक
क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चंबनी सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, तो चुंबक बनता है। ठीक है, वो विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, जो अंदर होता है आपके मोटर के अंदर लगा होता है वो एक विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, चलिए जब आप फैराडे का लॉ पढ़ोगे तो बिल्कुल आप सभी को एकदम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बाकी क्वेश्चंस मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है वह है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वह है गैल्वेनोमीटर। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और आप सभी भी एक मिशन के साथ पढ़ाई करिए कि आप सभी को भी एक टॉप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी मेरी तरह। ठीक है, मेरा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन। ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो आप सभी भी हमारे कॉलेज में आएंगे तो आप सभी का हार्दिक स्वागत रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टाटा, लव यू ऑल।